नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 29 मई को टेट रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, हर व्यक्ति इसे अलग अलग नजरिए से देख रहा है। इस पर हर व्यक्ति का अपना अपना अलग दृष्टिकोण है। बहुत सारे लोग इसे टेट विवाद का अंत मान रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट का यह फाइनल निर्णय है और अब यह अकाट्य है। अब इसमें कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। न्यायालय से किसी भी प्रकार का राहत मिलने का उम्मीद उन्हें नहीं है। न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का राहत दिए जाने की उन्हें अब कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि अब इस समस्या का न्यायिक रास्ता बंद हो चुका है। अब राहत के लिए कोई और रास्ता देखना होगा। कुछ हद तक उनका ऐसा सोचना सही भी है, क्योंकि हर व्यक्ति कानून के बारीकियों के बारे में इतना अधिक नहीं समझ पाता है। सब यही जानता है कि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है और जब देश का सर्वोच्च अदालत रिव्यू में ऐसा आदेश पास कर दिया है तो अब न्यायालय के माध्यम से राहत की कोई गुंजाइश नहीं है। अर्थात अब उन्हें न्यायालय पर से भरोसा भी उठ गया है। उन्हें लगता है कि अब न्यायालय के माध्यम से राहत पाने की संभावनाओं पर विराम लग गया है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग भी है जो यह समझ रहे हैं कि यह तो अभी टेट विवाद का शुरुआत है, जिसका बुनियाद पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के निर्णय से पड़ा है। उससे पहले शिक्षकों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं। यह सारा विवाद सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2025 के निर्णय का उपज है। इसके बाद शिक्षकों की ओर से अभी तक एकमात्र प्रयास किया गया है और वो है रिव्यू पिटीशन, जिसमें शिक्षकों को आंशिक सफलता मिली, जो कि कुल मिलाकर यह कहें कि यह नहीं के बराबर था। अर्थात इसे कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, अर्थात रेगिस्तान में 1-2 बूंद पानी मिलने जैसा था। चूंकि सभी शिक्षकों ने रिव्यू पिटीशन से इतना ज्यादा उम्मीद लगा लिया था, जैसा लग रहा था कि उन्हें इस रिव्यू पिटीशन से राहत अवश्य मिलेगी और ऐसा होना भी चाहिए था। लेकिन जब उस रिव्यू पिटीशन में कोई खास राहत शिक्षकों को नहीं मिली और निर्णय उनके पक्ष में नहीं आया तो उन्हें उसी अनुपात में सदमा भी लगा और वे निराशा और हताशा से भर गए। अदालत से राहत मिलने की या न्याय मिलने की सारी उम्मीदें खो बैठे। अब वे अदालत से इतना ज्यादा निराश हो चुके हैं कि उन्हें अदालत एक विलेन के रूप में लगने लगा है और उन्हें लग रहा है कि राहत मिलने में अदालत सहायता नहीं कर रही बल्कि अड़चन डाल रही है। इसलिए अब अदालत से उनकी सारी उम्मीदें समाप्त हो गई। लेकिन सच तो यह है कि टेट रिव्यू पर ओपन कोर्ट में जो सुनवाई हुई वो एक औपचारिकता मात्र थी। सुनवाई में न तो सभी अधिवक्ताओं को अपना पक्ष सही तरीके से रखने का मौका दिया गया और न ही रिव्यू पिटीशन में उठाए गए हर प्रश्नों का या हर मुद्दों को ठीक से पढ़ा या समझा गया। जब सभी अधिवक्ताओं को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट को सभी रिव्यू पिटीशन में लिखी गई बातों का, उठाए गए प्रश्नों को कंसीडर अवश्य करना चाहिए था। सभी रिव्यू पिटीशन को आवश्यक रूप से पढ़ना चाहिए था और हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन आना चाहिए था। लेकिन रिव्यू पिटीशन के आदेश में ऐसा कुछ नहीं दिखा। 29 मई को 1 सितंबर 2025 के निर्णय में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आदेश सुना दिया गया और उस रिव्यू पिटीशन को निपटा दिया गया, जिससे ऐसा लगा कि इसमें केवल औपचारिकता निभाई गई। 68 रिव्यू पिटीशंस में बहुत सारे प्रश्न उठाए गए थे, बहुत सारे मुद्दों को उठाया गया था, जिसका हल 1 सितंबर 2025 के निर्णय में नहीं मिलता है। उन मुद्दों को 1 सितंबर 2025 के निर्णय में नहीं दर्शाया गया है, न ही उस पर कोई चर्चा या बहस हुई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को उन सभी मुद्दों पर अपना स्पष्टीकरण देना आवश्यक था। इस रिव्यू आदेश में टेट समस्याओं को सही तरीके से सुलझाने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि इसे और
उलझा दिया गया, जो भविष्य में मल्टीपल विवाद के रूप में जन्म लेने वाला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में रोमा वर्मा वर्सेस भारत संघ का मुकदमा इसी के फलस्वरूप डाला गया है, जिसमें आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) और उसके दोनों प्रोवाइजो को चुनौती दिया गया है। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर इस पर जवाब मांगा है। अब इस पर बहुत लोगों का ऐसा मानना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो अब हाई कोर्ट क्या कर सकती है, जो कि एक बिल्कुल गलत धारणा है। यदि ऐसा होता, यदि यह केस हाई कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं होता तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे कब का खारिज कर दिया होता, लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसमें केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। चूंकि दोनों केस के नेचर में अंतर है, जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और जिस पर रिव्यू पिटीशन लगाया गया था, जिस रिव्यू पिटीशन में आदेश आया है, और जो पिटीशन, जो याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में डाला गया है, उन दोनों याचिकाओं में मूलभूत अंतर है। अंजुमन केस में सुप्रीम कोर्ट में जहां आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) और उसके दोनों प्रोवाइजो की व्याख्या करते हुए उसमें आदेश सुनाया गया है, वहीं रोमा वर्मा केस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में फाइल किया गया है, उसमें उसी कानून की वैधानिकता को चुनौती दिया गया है। इसलिए यदि आप कानूनी बारीकियों के आधार पर इसे देखेंगे तो इन दोनों केसेस के नेचर में, इसकी प्रकृति में बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। यदि यह मुकदमा आगे बढ़ता है और केंद्र सरकार का इस पर जवाब आता है तो पूरे भारत के सभी हाई कोर्टों में इस तरह के मुकदमों का बाढ़ आ जाएगा। हालांकि अंततः यह मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट के पास एक दिन पहुंचेगा और अंततः सुप्रीम कोर्ट से ही इस पर फाइनल निर्णय आने की संभावना है। इसके अलावा भी रिव्यू पिटीशन में बहुत सारे ऐसे कारण मौजूद हैं जिसके कारण भविष्य में नए नए विवाद जन्म ले सकते हैं। इसलिए टेट विवाद का निराकरण इतना आसान नहीं है। दूसरी ओर जम्मू एंड कश्मीर सरकार की ओर से 1 सितंबर 2025 के निर्णय में रिव्यू लगाया गया है और उस रिव्यू पिटीशन में जो तथ्य उठाए गए हैं उसे किसी भी प्रकार से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 1 सितंबर 2025 का निर्णय हो या रिव्यू पिटीशन का निर्णय हो, उसमें जम्मू एंड कश्मीर के शिक्षकों के लिए किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जबकि कुछ रिव्यू पिटीशंस में जम्मू एंड कश्मीर के शिक्षकों के मुद्दों को भी उठाया गया था। हालांकि 29 मई के रिव्यू आदेश में यह स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि अब इसमें कोई आगे रिलीफ नहीं दिया जाएगा। बावजूद इसके जम्मू एंड कश्मीर सरकार के कारण इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि कोर्ट को इस पर सुनवाई के लिए विवश किया जा सकता है। यदि जम्मू एंड कश्मीर के शिक्षकों के उठाए गए मुद्दों पर विचार नहीं किया गया तो न्याय का गला घोटने जैसा होगा। चूंकि जब आरटीई एक्ट लागू हुआ और जब 2017 में इस आरटीई एक्ट में संशोधन हुआ, दोनों समय जम्मू एंड कश्मीर में आरटीई एक्ट लागू नहीं था, तो आखिर वहां के शिक्षकों पर आरटीई कानून का उस समय का प्रावधान कैसे लागू होगा? यह कानून के नजर में बहुत बड़ा विसंगति है। इसको ऐसे समझना उचित रहेगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी समय कालखंड में कोई ऐसा कार्य करता है जब वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, बाद में यदि कानून बनाकर उस कार्य को अपराध घोषित कर दिया जाता है तो उस कानून को लागू होने से पहले किए गए कार्य के लिए उस व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता है और उसके लिए उसे कोई सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि जब उस व्यक्ति ने उस कार्य को किया था उस समय वो कार्य कानून के नजर में अपराध नहीं था। इसलिए बाद में बनाए गए कानून के आधार पर उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और उसे सजा
नहीं दी जा सकती है। अब देखते हैं कि वेकेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर सरकार के रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन होता है, कोर्ट इसे किस नजरिए से देखती है, कितना गंभीरता से इसे लेती है और देश के अन्य शिक्षकों की टेट समस्या पर इसका क्या असर पड़ सकता है, यह सभी आने वाला वक्त ही बता पाएगा। अभी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस रिव्यू पिटीशन पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है। बाकी सभी शिक्षक बंधुओं से निवेदन यह है कि समय और धारा के साथ आप भी अपने को आगे बढ़ाते रहिए। यदि आपके राज्य में राज्य सरकारों द्वारा विभागीय टेट या किसी प्रकार के टेट का आयोजन किया जाता है तो उसमें आप भाग अवश्य लीजिए। साथ ही साथ अपना संघर्ष को भी जारी रखिए, चाहे वो संघर्ष प्रशासन के विरुद्ध हो या न्यायिक संघर्ष हो, दोनों को समान रूप से जारी रखा जाना चाहिए। भविष्य के गर्त में क्या छिपा है कोई नहीं जानता। टेट समस्या का हल कहां से मिलने वाला है, किस माध्यम से मिलने वाला है, इसे भी अभी तक कोई नहीं जानता। कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता है कि टेट समस्या का समाधान भविष्य में कैसे होगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।